वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन को फर्दर स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ए प्रोटीन फंक्शंस, एसएसपी एंजाइम्स और हेलिकेज एंजाइम्स या रेप्लिकेटिंग फोर्क के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक रेप्लिकेटिंग बल्ब बन चुका था, ये डीएनए या नॉर्मल डीएनए। ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेटिंग फोर्क वर्क कर रहे थे, या हम कह सकते हैं हेलिकेज एंजाइम वर्क कर रहे थे। तो हेलिकेज एंजाइम के वर्क करने की वजह से जैसे जैसे ये आगे वर्क करते जाएंगे ये ट्विस्टिंग बढ़ती जाएगी। कैसे? मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल के थ्रू शो करूँगा, बट मैं नहीं कर सका उसकी माजरत, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए कोई और सोर्स नहीं था। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये बहुत इजी चीज़ है, होप सो समझ आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे एक पेंसिल पुट करता हूँ और ये ऐसे ही हल्के रिंग्स हैं या हल्की ट्विस्ट है। ठीक है, नॉर्मल ट्विस्ट है। अगर मैं इसको ऐसे खींचता जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको बांध के रखा हुआ है, ऐसे मैं खींचता जाता हूँ तो यहाँ पे जो ट्विस्टिंग होती है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे हम, सुपर ट्विस्टिंग हो जाएगी या सुपर कॉइल ट्विस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, होप सो को आपको ये पॉइंट समझ आए। अगेन रिपीट करता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे पेंसिल पुट करता हूँ और ये सारा डीएनए है। ठीक है, तो ऐसे मैं डीएनए को ओपन करने के लिए ऐसे पेंसिल को मूव करता जाता हूँ। यहाँ से तो ओपन होता जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो हमारे पास कॉइल है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो डीएनए है या नॉर्मल जो ट्विस्ट होता है इस तरह, वो हमारे पास 12 ट्विस्ट होते हैं एक डीएनए में। ठीक है, तो 12 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मुझे श्योर नहीं है इसके बारे में। जब डीएनए को स्टडी करेंगे हम कि डीएनए किस तरह एक कॉइल होकर एक हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर किस तरह प्रेजेंट होता है, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितने ट्विस्ट होते हैं। तो अभी के लिए ये कि सपोज ये 12 ट्विस्ट होते हैं, तो जब ये इस तरह हो यानी कि मैं मूव करता हूँ पेंसिल को, तो यहाँ पे ट्विस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ट्विस्ट बढ़ने की वजह से हम इसको कहेंगे सुपर ट्विस्टिंग। ठीक है, देन इन सुपर ट्विस्टिंग को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेसिस, या इनमें से कुछ होते हैं जिनको हम डीएनए गायरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, टोपोआइसोमरेसिस या गायरेसिस जो हैं वो सेम ही होते हैं। इनका क्या वर्क होता है, इनके टू डोमेन होती हैं, फर्स्ट डोमेन और सेकंड डोमेन। जो इसकी फर्स्ट डोमेन है वो क्या करेगी, वो ऐसा करेगी, ये जो हमारे पास डबल स्ट्रैंड है इसके एक स्ट्रैंड को तोड़ देगी। सपोज ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, इसके साथ ये डबल स्ट्रैंड है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ बट ये ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी, ये एक ट्विस्ट को तोड़ेगी और ये सारा जो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट था उसको अनफॉइल्ड करेगी, अनफॉइल करके यहाँ पे अगेन इसको जोड़ देगी। ठीक है, मतलब ये कि जो इसका फर्स्ट डोमेन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको कट करता है और कॉइल जो है उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड डोमेन है वो इसको अगेन जोड़ देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो टोपोआइसोमरेसिस है ये एक वक्त में दो काम करता है। दो काम कौन से करता है, एक तो कट करता है जिसको हम कहेंगे हम डीएनएजेस या न्यूक्लियेजेस। ठीक है, और सेकंड ये फर्स्ट डोमेन जो है डीएनएजेस या न्यूक्लियेजेस जो इसको कट करता है, और सेकंड डोमेन हम कहेंगे लाइगेज एंजाइम जो कि इसको जोड़ता है। ठीक है, टोपोआइसोमरेसिस जो है वो 2 काम करते हैं। ठीक हो गया, या डीएनए गैरेजेस सेम चीज़ है, इसका डबल एक्शन हो गया। ठीक है, देन होती हैं इसकी 2 टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जो है वो क्या करेगी, वो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया कि किस तरह वर्क करती हैं। लेकिन जो हमारे पास टाइप 2 है ये इसका वर्क थोड़ा डिफरेंट है। इससे डिफरेंट किस तरह है कि यहाँ पे जो हमारे पास काम कर रहा था इसकी एक स्ट्रैंड को तोड़ता था और अनफॉइल कर देता था, या जो कॉइल बनी हुई है उनकी उस कॉइल को अनफोल्ड कर देता था, जो T1 है। ठीक है, टाइप 1 टोपोआइसोमरेसिस 1 जो है। लेकिन टोपोआइसोमरेसिस 2 जो है वो ये करता है कि सपोज ये डीएनए है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं। जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसी दूसरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बहुत ज़्यादा कॉइलिंग कर जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए हम T2 यूज़ करते हैं, या हमारा सेल जो है T2 यूज़ करता है। अगेन रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि T2 जो है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो आपस में, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दूसरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ कॉइल जब कर जाता है तो उस कॉइल को तोड़ने के लिए T2 यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सिंपली एक ही डीएनए है उसके एक स्ट्रैंड को तोड़ने के लिए टोपोआइसोमरेसिस 1 यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन है हमारे पास टर्म पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे मैंने कहा कि 12 ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह मूव कर रहा है और ट्विस्ट जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ट्विस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएँ, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, और अगर जो ट्विस्ट है हमारे पास ये कम हों, ये मतलब ये 12 से कम हों, ये स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया, ये अगर ये 12 से कम हों तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव कॉइलिंग। अगेन रिपीट करता हूँ कि जब हमारे पास
इस तरह रेप्लिकेटिंग फोर्क जो है मूव कर रहा है, या हेलिकेज एंजाइम जो है इस तरह इसको अनफॉइल्ड करता जाता है, लास्ट पर ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ट्विस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए नॉर्मल मिकदार से तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, और अगर ट्विस्ट जो है वो कम हों, जो कि हमारी नॉर्मल अमाउंट होती है, नॉर्मल ट्विस्ट होते हैं, उनसे कम हों तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसा कि सिप्रोफ्लेक्सिन है या क्विनालोन्स के जितनी भी ड्रग्स हैं, इनमें एटिपोसाइड्स या टिनिपोसाइड्स है, ये दो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो इसका बीटा डोमेन है या सेकंड डोमेन है, जो कि हमारे पास इसको अगेन ज्वाइन करवा रही थी, या लाइगेज हम कह सकते हैं कि लाइगेज डोमेन है, ये इसको अगेन ज्वाइन करवा रही थी। एक डीएनएजेज या न्यूक्लियसेज जो है वो इसको तोड़ रहा था, लाइगेज इसको दोबारा जोड़ रहा था, तो ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये इसके जोड़ने को ब्लॉक कर देती हैं, या हम कह सकते हैं लाइगेज एंजाइम जो जोड़ रहा था उसको ब्लॉक कर देती हैं, तो ये दोबारा जुड़ता नहीं है। ठीक है, इसके दोबारा ना जुड़ने की वजह से डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या हम कैंसर ड्रग्स, ये तकरीबन दोनों सेम ही होते हैं। देन वर्किंग इन रेस्टिंग कंडीशन, इवन दैट जो हमारे पास टोपोआइसोमरेजेस होते हैं ये वर्क कर रहे होते हैं जबकि हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं भी हो रहा होता, क्योंकि डीएनए जो है बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 मीटर जो है वो एक ही न्यूक्लियोलस के अंदर पैक्ड होता है। तो उस पैकिंग को तो होने की वजह से उस पैकिंग के होने की वजह से हमारे पास जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्स कर लेता है। तो टोपोआइसोमरेजेस इन रेस्टिंग कंडीशन में भी वर्क करता रहता है। ठीक है, और इनके जो ट्विस्टिंग है इनको तोड़ता रहता है और फिर अगेन जोड़ता रहता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने डिस्कस किया कि हमारा डीएनए जो है, जो कि हमारे पास कॉइलिंग भी होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, ये किस तरह अनकॉइल होगा और सिंगल स्टैंडर्ड दो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए जो भी हमने लेक्चर्स डिस्कस किए इसमें हमने डिफरेंट एंजाइम्स को स्टडी किया। अगेन एंजाइम सारे रिपीट कर देता हूँ जो अभी तक यूज़ हुए हैं। ए प्रोटीन यूज़ हुआ, फिर एसएसबी एंजाइम यूज़ हुआ, हेलिकेज एंजाइम्स यूज़ हुआ या रेप्लिकेटिंग फोर्क हमने कहा, फिर टोपोआइसोमरेजेस या डीएनए गायरेजेस यूज़ हुआ। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने ये एंजाइम्स यूज़ करके इसकी जो कॉइलिंग है उनको अलग किया है और डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।